मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। बहुत तहे दिल से हम स्वागत करना चाहते हैं आपका। और हमारे इंडिया डेली का इंडिया मंच जो कार्यक्रम है, सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको और दर्शकों को बता दूं और जितने लोग यहां पर आए उनको बता दूं। हमारी कोशिश ये है कि आम लोगों से जुड़ी हुई जो बातें, आम लोगों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, वो पूछे भी जाएं, वो उठाए भी जाएं और उनका सोल्यूशन भी निकाला जाए। इसलिए हम इंडिया मंच कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी हमने दिल्ली में कॉन्क्लेव किया, उसके बाद हम कैथल आए कॉन्क्लेव करने। और हमको सबको पता है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं और ये राज्य चुनाव की दहलीज पर खड़ा हुआ है। और हाल ही में आपको जिम्मेदारी मिली है मंत्री जी, अर्बन लोकल बॉडीज की। मार्च का वो महीना था, लेकिन उसके बाद आचार संहिता लग गई। तो सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं इंडिया डेली की तरफ से। मेरा पहला सवाल, ये बहुत वास्ट मिनिस्ट्री है जो आपको जिम्मेदारी दी गई है, बहुत बड़ा मंत्रालय, बहुत सारी चीजें आती है इसमें। तो इसमें आने के बाद आपने क्या देखा, कितना काम बचा है ये देखा, कितना काम हो पाया है पिछले 10 साल में ये देखा, या फिर आपके लिए लक्ष्य क्या है ये देखा? मंत्री जी, मैं सर्वप्रथम तो इंडिया मंच का जो इंडिया डेली के न्यूज चैनल के द्वारा आज यह कार्यक्रम का आयोजन किया कैथल की इस भूमि पर, मैं आपका बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं ये भी कहूँगा, मैं बहुत ही नज़दीक आपके कुरुक्षेत्र, जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, मैं उस स्थली से विधायक हूँ और आज मैं लोकल बॉडी मिनिस्टर हूँ। आपने बहुत ही अच्छी बात मेरे से पूछी। मैं ये कहूँगा कि देखिए, हम लोगों ने पूर्व में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 9.5 वर्ष किस प्रकार से बहुत ही अच्छी कार्य की। और मैं ये कहूँगा, सबका साथ सबका विकास लेकर जिस गति से उन्होंने काम किया डेवलपमेंट का, एक पहले क्या होता 2014 में 1600 करोड़ का बजट होता था, आज लगभग हमारा 4 टाइम 6400 करोड़ रुपए के लगभग हमारा आज बजट है। और इसके लिए डेवलपमेंट पूरे प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं, चारों तरफ कहाँ पर आज रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, हेल्थ का देखिए, आप किसी भी तरह का स्पोर्ट की दृष्टि से देखिए, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे आपको नजर आएगा, आदि मनोहर लाल जी के द्वारा किया गया। आज हरियाणा प्रदेश के उन्हीं के मार्गदर्शन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के द्वारा आज मैं कहूँगा पूरा प्रदेश के अंदर सरकार चल रही है। और उसके अंदर भी आपने मुझे भी सौभाग्य मिला लोकल बॉडी मिनिस्टर के नाते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 10 साल मैं मेयर रहा, 20 साल से लगातार मेरी वाइफ मेयर है, और मुझे मास में लोकल बॉडी के बारे में जितनी नॉलेज थी, तो मेरे को लगता है हमारे संगठन ने बहुत सोच समझ कर मुझे लोकल बॉडी मिनिस्टर बनाया। लोकल बॉडी मिनिस्टर के नाते मैंने बहुत से उसमें सुधार लाने की कोशिश करी है, जनता की नब्ज को बचाने की मैंने कोशिश करी है। इसके तहत हमने बहुत चीज़ें बहुत शॉर्ट कर दी। हमारे यहाँ पहले 21 दिन का टेंडर होता था, उसको हमने 7 डेज का टेंडर कर दिया। डेवलपमेंट बड़ी फास्ट होनी चाहिए। इसके साथ ही हमने बहुत ही बड़ी, हमारे यहाँ प्रॉपर्टी आईडी जो हमारी एनटीसी थी, उसको सबसे बड़ी बात थी, उसको बहुत ईजी बनाने का मैंने हरियाणा प्रदेश के अंदर कार्य किया। आज किसी प्रकार की जनता को किसी प्रकार की इसकी परेशानी ना हो। इसके साथ ही मैं कहूँगा, एक लाल डोरा जिस प्रकार से गांव में होता था लाल डोरा, हमारे यहाँ शहर में भी लाल डोरा, उस लाल डोरा को इजी करने के लिए, प्रोसेस को करने के लिए हमने कहा कि आप हमारे हमारे सेक्रेटरी के पास जाए, सिंपल लेटर दे कि मैं ओनर हूँ, अपनी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करें, सर्टिफाई करें, विदिन 7 डेज आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे, जाकर आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं। किसी पटवारी के, किसी के आपको चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार से हमने आउट टैक्स के अंदर जो लोग का एरियर खड़ा था, उसमें 100% इंटरेस्ट की हमने उसमें छूट दी है। तो बहुत सी चीज़ें हमने बहुत ईजी प्रोसेस की है, हमने कोशिश भी करी है। आज बहुत तेजी गति से डेवलपमेंट पूरे प्रदेश में मंत्री जी, प्रोग्रेस तो हो रहा है, हरियाणा की तस्वीर बदली है और हरियाणा की बदलती तस्वीर को हम सबने देखा है। लेकिन मैं उन मुद्दों को भी छूना चाहूंगी जिसको लेकर लगातार हरियाणा को लेकर चर्चा होती है। क्या हरियाणा में डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ गुरुग्राम है? क्या गुरुग्राम जैसे इलाके हम हरियाणा में और नहीं देख सकते हैं? क्योंकि आप लोग विकास पर काम कर रहे हो, लंबे समय से आपकी सरकार चल रही है। गुरुग्राम जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बाकी जगह हरियाणा में नहीं डेवलप किया जा सकता? देखिए, आपने बहुत बड़ी बात कह दी। हरियाणा प्रदेश के अंदर गुड़गांव में भी डेवलपमेंट होनी चाहिए, हमारे एनसीआर में है, फरीदाबाद भी एनसीआर में, वहाँ भी डेवलपमेंट हुई। लेकिन मैं आपको एक बता दूं, मैं जिस स्थली से हूँ, थ्रेसर से विधायक हूँ, मैं अभी मंत्री तो अभी बना हूँ, लगभग 5000 करोड़ रुपया मैंने थ्रेसर के अंदर लगा दिया है।
आप एक विधानसभा पर इस प्रकार की 90 हमारी विधानसभा है, आपको लगेगा सबका मैंने वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे दिया, आप जाके देख सकते हैं। कुरुक्षेत्र वोस्तली जहां पर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, वहां पर हमारा ब्रह्म सरोवर था। आज तक रनिंग वाटर नहीं हुआ था, हमने उसका रनिंग वाटर कराया। ज्योति सर का रनिंग वाटर कराया, वहां पर 2 लेजर शो लगाए, 250 करोड़ से महाभारत का वहां थीम बनाया। रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, पिपली रोड हम को दिखाते हैं, हमने रेलवे रोड, बहुत सी जितनी भी रोड है 1966 के बाद जो रोड नहीं बनी थी उनको भी बनाने की व्यवस्था किया। हमने वहाँ पे हॉस्पिटल 200 बेड का बनाया। गवर्नमेंट कॉलेज, हमारी बेटियां बाहर पढ़ती थी, बाहर जाना पड़ता था कुरुक्षेत्र से। ऐसे माँ बाप जो बेटियों को बाहर नहीं भेजना चाहते थे, हमने कुरुक्षेत्र के अंदर वो गवर्नमेंट कॉलेज बनाया। नर्सिंग कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी पहले थी, एक यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी हम बनाने जा रहे हैं। इसी तरह सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं थे, हमने वहां पर 2 सीवर ट्रीटमेंट लगाए। सीवर की व्यवस्था को सुधारा। तो जो बेसिक चीजें थी, 15,000 LED लाइट, VLD कॉलेज, तो इन बेसिक चीजों को बनाने में हमने बहुत अच्छा किया। मैं कह रहा, मैं जिस विधानसभा, इसी प्रकार हर विधानसभा में अलग अलग प्रकार से कार्य जो वहाँ की रिक्वायरमेंट थी। और पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने सबसे बड़ा काम किया कि हर 20 किलोमीटर के बाद बेटियों का कॉलेज होगा। महिला पुलिस थाने खोलने का काम किया, तो हरियाणा प्रदेश के अंदर पहले बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया। आज आदरणीय नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में भी बहुत से डिसीजन हो रहे हैं। मैं कहूँगा जो हमारे गरीब शहरों में लोग रहते हैं, उनको हमने एक बहुत अच्छी स्कीम दी है कि वो हुडा से हम जमीन परचेज कर उनको हम 30 गज जमीन लगभग 3,000 रुपये गज के साथ 1 लाख रुपए में दे रहे हैं, ताकि वो आदमी अपना मकान बना सके। बहुत बड़ी स्कीम है। गांव के अंदर भी जिनको प्लाट नहीं मिले, उनके लिए हमने 1 लाख रुपए की स्कीम की थी, लेकिन हमारे पास थोड़ा सा है कि 1 लाख में वो प्लाट नहीं परचेज कर सकते थे। अब उसको बढ़ाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी उस पर विचार चल रहा है, बहुत जल्दी करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के मन में एक ही बात है, अंतिम जो आदमी, अंतिम छोर का आदमी, जो गरीब आदमी है, उसका भला कैसे कर सके आदमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अंत्योदय के रास्ते पर चल रहे हैं। अंत्योदय के तहत मंत्री जी मेरा एक सवाल है। बड़ी लास्ट टाइम में आपको बैटिंग के लिए उतारा है, मुझे ऐसा लगता है। जब मैच फंस जाता है तो फिनिशर को भेजा जाता है। तो हरियाणा में मैच तो नहीं फंस रहा कहीं, तो आपको उतारा गया मार्च में कि जाइए अब आप बैटिंग पर जाइए और मैच फिनिश करके आइए, और 24 में जो चुनाव होंगे उसमें कुछ करिश्मा कर दिखाइए। तो कहीं आप मैच फिनिशर की भूमिका में आए। मैं अभी पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ है, कोई मैच नहीं फंसा। हरियाणा प्रदेश के अंदर हम 5 सीटें पार्लियामेंट की जीते हैं। 6ठी विधानसभा की कनाल की हम सीट जीते हैं। उसके अलावा 45 सीटों पर हम विधानसभा में भी आगे रहे हैं। आप क्या बात करते, कहाँ मैच फंसा है? अभी तो किरण चौधरी जी ने अभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, अभी तो बहुत कुछ आने वाले हैं, आगे आगे देखिए। सुभाष जी को बैटिंग करने के लिए आना पड़ा, लास्ट टाइम में बैटिंग करने के लिए आना पड़ा। देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संगठन का निर्णय होता है। उस निर्णय का हम सब, मैं भी कार्य करता हूँ, उसके लिए हम लोग सब मान्य होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने खुद कहा कि अब हमारे बच्चों को आगे आना चाहिए। खुद उन्होंने नायब सिंह सैनी जी को कुर्सी पे बैठाया। कोई आदमी, मैं बता रहा हूँ बात, कोई सरपंच बन जाता है वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता। खुद मुख्यमंत्री जी ने रिक्वेस्ट करी आदरणीय मोदी जी से, तो उनसे क्या कि उन्होंने कुर्सी को दिया और नायब सैनी जी को बैठाया। आज प्रदेश के अंदर आदरणीय नायब सिंह सैनी जी किस प्रकार से जनता को मिल रहे हैं, वो देखने वाली बात है। उन्होंने एक बात कही थी कि मेरे द्वार खुले हैं। आज भी हम बहुत पब्लिक चेक करने आती है, रात को 1:30 बजे 2 बजे तक प्रदेश के मुख्यमंत्री मिलते हैं और उनके चेहरे पर 24 घंटे मुस्कुराहट रहती है। ऐसे मुख्यमंत्री आपको मिलते हैं। छोटे से बच्चा भी उनके बाजू पकड़ लेता है कि ये काम है, तो उसके लिए भी वो तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री मिले। मैं इतना बताऊंगा, आज नायब सिंह सैनी जी के मुख्यमंत्री बनने पर, ओबीसी का मुख्यमंत्री, गरीब परिवार का, एक किसान का बेटा बनने पर दूसरी पार्टियां घबराई हुई है कि ये क्या हो गया। तो मैं चाहूंगा कि तीसरी बार भी हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आदरणीय नायब सिंह सैनी जिस प्रकार से हमारे अमित शाह जी होम मिनिस्टर क्या किए गए, तीसरी बार नायब सिंह सैनी यहाँ पर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मंत्री जी, आप कह रहे हैं कि दूसरी पार्टियां घबराई हुई थी। सुबह दुष्यंत चौटाला जी आए थे, बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, दमखम भर रहे थे और चुनावी बातें करते हुए नजर आ रहे थे। उनका एक अपना करिश्मा है। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, चुनाव आने वाले हैं, आपकी पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? दुष्यंत चौटाला का अलग होना कितना बड़ा आपकी पार्टी के लिए ये एक नुकसान साबित हुआ है? और मैं ये भी समझना चाहती हूँ, क्योंकि कई साल हो गए हैं, हरियाणा की महिलाओं को हमने कुछ
कुश्ती करते हुए देखा है, एथलीट्स में देखा है, लेकिन पॉलिटिक्स में, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में, बिजनेस में, बिजनेस वुमेन्स हमें हरियाणा से कब मिलेंगी? देखिए, हरियाणा प्रदेश के अंदर अभी हमारा बहुत ही अच्छा 4 साल वर्ष तक अलायंस रहा, और अलायंस रहने पर दोनों पार्टियों के अंदर बहुत अच्छा, जब तक विजन ठीक था, दोनों का मेल जाल ठीक था, तो कार्य चलता रहा। अब जब दोनों पार्टियों में हमारे में नहीं है, मेल जाल हो चुका, तो उन्होंने हमने उनसे हाथ दूरी बना ली, छोड़ दिया, हमने गठबंधन को किया। ये गठबंधन को छोड़ना ना छोड़ना ये हमारे सेंटर का है, तो सेंटर ने जो डिसीजन लिया वो स्टेट में लागू हुआ। आज मैं दावे से कहता हूं कि दुष्यंत जी आए, आज जे पार्टी का एक भी विधायक नहीं था, ये तो सिर्फ बांध के लोग इकट्ठे करके, और विधायक जो विधायक बन सकते थे अपने दम पर, रामकरण काला अपने दम पे बन सकता था, बबली अपने दम पर सकता था, वो तो मजबूरी में एक पार्टी ज्वाइन कर ली, उनके 10 विधायक कहीं से निकल के आ गए। आज वो सभी पार्टी के विधायक छोड़ के चले गए हैं, अकेले वो पड़ गए हैं, और उनके साथ जो समर्थन भी है पब्लिक का वो भी खत्म हो चुका है। मैं आपकी तरफ बताना चाहता हूँ। हमारे एडिटर इन चीफ और मैनेजिंग एडिटर दोनों सवाल लेना चाह रहे हैं सर। नहीं, मैं पूछ लेता हूं, कोई बात नहीं। मेरा सवाल आपसे ये कि दुष्यंत जी आए थे तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं यहाँ आया हूँ ना, मुख्यमंत्री जी नहीं आएंगे यहाँ पे। एक तो सवाल उनका ये था। दूसरा सवाल, हाँ जी बताइए, तो फिर एक दूसरा पूछूं। देखिए, दुष्यंत जी आए, मैं आज कुरुक्षेत्र से रात 2:30 बजे मैं कुरुक्षेत्र आया था। आपने मुझे आपसे प्रॉमिस किया था, मैं वहां से आदरणीय ओम प्रकाश जी हमारे विधायक और पूर्व मंत्री, उनके बेटे की डेथ हो गई थी नारनौल में। मैं 5 बजे वहां पे 4:30 बजे पावे नारनौल चला था। नारनौल से सीधा आपके यहाँ की ब्रेक मारी मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस निभाया। ये हमारी वर्किंग है, ये भारतीय जनता पार्टी की वर्किंग है। जो प्रॉमिस करते हैं निभाते हैं। हम लोग जितने भी मंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, आज की डेट में भी आप 24 घंटों में से 18 घंटे काम हम करते हैं। आप जब्बर जी हमारा चेक करके देख लेना। तो मंत्री जी, मेरा सवाल ये है कि हम भी दिल्ली से कैथल आए और हमने सड़कों की हालत देखी। हम दिल्ली के पास फरीदाबाद, हमारे बिल्कुल नोएडा में हमारा ऑफिस है, तो फरीदाबाद पास है, वहां पे भी सड़कों की हालत के बारे में हमें अंदाजा है। नूह में वायलेंस हो जाता है, आप कहते हैं कि हरियाणा की हालत सही है। देखिए, आपने देखा कि 152 डी से मैं भी आ रहा हूं। 152 डी में आने में पहले आज तक इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था 3.5 घंटे में। और कैथल वालों को नाल जाना पड़ता होगा, कम से कम 7 घंटे लग जाते थे। अब यहां से जयपुर 3.5 घंटे में पहुंच सकते हो। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी ने हरिद्वार जाना होता था, आप जाके देखिए। NHAI की जो सफलता है, मैं उसको नहीं बोल रहा। NHAI भारतीय जनता पार्टी सेंटर में है, स्टेट में भी वही है। भारतीय जनता पार्टी स्टेट में वही है, NHAI वही है। मैं बता रहा हूँ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा। रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर मैं बताता हूँ, आप मेरे साथ देखिए। 1966 के बाद मैं गांव की बता सकता हूँ, शहरों की सड़कें बताता हूँ, जो आज तक नहीं बनी थी, हम लोगों ने बनाई है। रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत अच्छा है। अगर थोड़ा बहुत कहीं देखिए फ्लड के कारण, मौसम के कारण, ये परमात्मा की देन है, खराब होगी सड़क, उसको पूरा हमने टेंडर लगा दिए, बहुत तुरंत उसको कार्य करने जा रहे हैं। मंत्री जी, एक सवाल उसमें रह गया था। आपने बताया कि किरण चौधरी जी और उनकी बेटी भी आ गई है ना। भारतीय जनता पार्टी इस सारी चीजों से लड़ रही है। आपके जो पुराने कार्यकर्ता है उनको टिकट नहीं मिल पाते हैं, बाहर के जो लोग आ जाते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने स्थिति देखी, हरियाणा भी उससे अछूता नहीं है। मुझे आप ये बताइए कि बाहर के लोगों पे कितना दिन राज्य करना चाहते हैं? देखिए, हमारी पार्टी में जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को देखकर विश्वास रखता है, जिसके अंदर ये विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए अच्छे कार्य कर रहे हैं, उनमें विश्वास रखकर कोई भी आना चाहता है, हम उसका वेलकम करते हैं, उसका हम स्वागत करते हैं। वो आए, हमारी पार्टी ज्वाइन करे, और हम उसको टिकट भी देंगे। वो अगर इस तरह की अगर रखता है, उसके अंदर कैपेसिटी इलेक्शन लड़ने की, तो भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेगी, 100% को टिकटें भी देगी और उनको इलेक्शन भी लड़ाएगी। मंत्री अच्छा जी, मेरा सर, आपसे 2 सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक तो ये कि अब तक हम लोगों ने सुना था एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, हम लोगों ने अब तक सुना था पुलिस में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, लेकिन हरियाणा की जनता आपको सस्पेंड स्पेशलिस्ट कहती है। सस्पेंड करने में आप माहिर हैं, ऐसा हरियाणा में कहा जाता है। देखिए, पहले आपने लाइन के काउंटर के लिए स्पेशलिस्ट पूरे प्रदेश के अंदर। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आदरणीय नायब सिंह सैनी के, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बिल्कुल क्लियर सेक्शन है। कोई भी प्रदेश के अंदर फिरौती मांगेगा तो हम बिल्कुल एक्शन लेंगे। आपके सामने भी 3 काउंटर हुए,
अगर इस तरह के हालात कोई और भी पैदा करेगा तो भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार बख्शने वाली नहीं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मैं लोकल बॉडी मिनिस्टर बना, मुझे जहां भी फील्ड में, मैं गुड़गांव गया, पहले जनता से मिला, उनकी बात को, उनकी डिमांड को सुना, उन्होंने जो मुझे अपनी ग्रेवेंसी से मुझे सुनाई, उसके बाद काउंसिलों की सुनी। मुझे जगह एक भी इतना भी लगा फरीदाबाद के अंदर, अम्बाला के अंदर। आज भी मैं नारनौल में गया हूं, आज संडे का दिन था, वहां पे भी मैंने डिपार्टमेंट को बुलाया और वहां भी मीटिंग ली। मैंने एक ही बात रखी है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, जहां भी मेरी लोकल बॉडी में अंदर कोई करप्शन के तौर पर कोई काम को डिले करने के करेगा तो 100% वो समझे अपने आप को सस्पेंड। अगर वो जनता के चक्कर लगाएगा तो हम उसके चक्कर लगाएंगे। अभी तक मैंने 30 सस्पेंड किए हैं, अगर अभी देखते रहो आगे क्या होता है। मुझे जो मैं चाहता हूं कि अधिकारी जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी मुश्किल से नौकरी मिलती है, उस पर दाग ना लगे, ये सोच के, अदरवाइज गलत काम करेगा तो 100% उस पर हम एक्शन लेंगे। अच्छा मेरा मंत्री सवाल जी, था, मंत्री जी, ठीक है। कि आपने जो सरकार में बदलाव हुआ, जो मुख्यमंत्री बदले गए हरियाणा में, क्या वो एक डर, हारने का डर है या जीत का नया फॉर्मूला है वो? देखिए, प्रदेश के अंदर मैं एक बात करता हूं, पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 9.5 वर्ष यहां पर सरकार चलाई। एक बात कही थी, सभी विधायकों ने उनको रोका भी था कि नौकरियां मेरिट पे देंगे, तो उन्होंने नौकरियां मेरिट पे दे के दिखाया। मैं ऐसे बच्चे कहता हूं जो सब्जी बेचने वाला, रेडी वाला, जो ऐसा पल्लेदारी करता है, उनका बच्चा भी नौकरी लगा। और पहले क्या होता था, नौकरी सिर्फ जो कुर्ते पे हमें डालता था, जो बड़े रोहतक साइड के, वो नौकरी लगते थे। आज प्रदेश का घर घर का बच्चा लगा। और मैं तो इतनी बात कहूंगा, मेरा एक 12वां गांव है, वहां पर मुझे रोक के एक बच्चे ने कहा कि हमारे परिवार से 5 बच्चे लगे। जहां हमने हनुमान जी की मूर्ति लगाई है, वहां पर हमने मनोहर लाल जी की मूर्ति रखी है, क्योंकि हमारे घर से 5 बच्चे लगे। हम सोच नहीं सकते थे। ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं उनके मार्गदर्शन में आज काम किया। बहुत से पोर्टल अच्छे चलाए, जमाबंदी, आज जाके देखिए, पहले पेंशन क्या होती थी, लोग खा जाते थे, आज पेंशन लोगों के खाते में आती है। और मैं ये कहूंगा, पेंशन के लिए मैंने बहुत ही ओपन दरबार में देखा, बहू भी सास की सेवा करती है कि इनके खाते में पेंशन आने वाली है, किसी की पेंशन को निकाल नहीं सकता। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। मंत्री जी, अगर इतना अच्छा काम आप लोगों ने किया, इतना सब कुछ आपने बताया, ऐसे में आप लोकसभा की 5 सीटें हार गए। देखिए, ये जनता का फैसला है। हम थोड़े मार्जिन से आ रहे हैं, थोड़े से मार्जिन से हारते हैं, लेकिन इसमें बहुत चीजें होती हैं। पार्टी ने बहुत समझ के कैंडिडेट भी दिए, मैं कहूंगा बहुत समझ के कार्य भी किए। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, फिर भी 55 विधानसभा में हम जीते हैं। मैंने कहा था 5 पार्लियामेंट जीते हैं और 1 विधानसभा करनाल के मुख्यमंत्री जीते हैं। उसके बाद जिस प्रकार से श्री नैब सिंह सैनी जी वर्किंग कर रहे हैं, मैं दावे से कहूंगा 10 साल थे, लेकिन उसकी वर्किंग हो रही है 100%। तीसरी बार भी हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। आपने मंत्री जी, आपने अभी रोजगार की बात की। रोजगार के मामले में जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 2013-14 में जो आंकड़े थे बेरोजगारी दर के, वो 2.9%, लगभग 3% के आसपास थे। 2022 आते आते तक ये 8% प्लस चला गया, 8% से ऊपर। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस दावे को नकारते रहे, जबकि ये CMIE का डेटा है। मेरे साथ कई युवा साथी यहाँ पर बैठे हुए जो मुझसे आके चर्चा कर रहे थे कि हरियाणा में बेरोजगारी और बेरोजगारी दर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, और विपक्ष के लिए भी एक बहुत बड़ा ये मुद्दा बन गया है। इस बार के चुनाव में विपक्ष भी कह रहा है कि इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे। लोकसभा के चुनाव में भी उन्होंने इस बार देखिए, हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने नौकरियां लगाई, मैं आपको बताऊंगा, और मेरिट बेस पे नौकरियां दी। आप उनका 10 साल का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, हमारा रिकॉर्ड लीजिए नौकरियों की तरफ। उसके साथ साथ हरियाणा कौशल के तहत भी हमने नौकरियां जो दी है, बड़ी ईमानदारी से दी है। 1 लाख से ऊपर हमने हरियाणा कौशल से नौकरी दी है। और पहले क्या होता था, स्लिप देते थे, कोई बच्चा 10 भी नहीं पढ़ा था वो लग जाता था। आज मेरिट बेस पे नौकरियां चाहे कौशल में दी है, चाहे वैसे कन्फर्म दी है, तो हमने बिल्कुल ईमानदारी से दी है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, आपके बहुत स्किल डिपार्टमेंट के हम कामकाजी कर रहे हैं। आदरणीय यहाँ से श्री नवीन जिंदल जी यहाँ से अभी मेंबर पार्लियामेंट बने हैं। अभी 5000 ट्रेनिंग का यहाँ पर स्किल ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे खोलने जा रहे हैं, 5000 का क्षेत्रों में खोलने जा रहे हैं, 10 जगह। इस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत से हम स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोलने जा रहे हैं कि ताकि बच्चों को और रोजगार मिल सके। तो रोजगार तो हम दे ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मंत्री जी, रोजगार का तो जिक्र हो रहा है, कई मुद्दे भी एड्रेस किए जा रहे हैं, लेकिन मैं राहुल जी की उस क्वेश्चन को स्ट्रेच करना चाह रही हूँ, क्योंकि आज सुबह मैं भी दिल्ली से यहाँ पहुंची हूँ।
इस पूरे स्ट्रेच पे अगर मैं देखूं तो एक क्योंकि शौचालय आपकी सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रहा है, उस पर मेरा सवाल हुआ। सेफ्टी आपकी सरकार क्योंकि इसका दावा करती है, वो भी मेरे लिए सवाल खड़ा किया। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि युवा बेरोजगार है, महिलाएं क्या सुरक्षित है, क्या हम एम्पावर कर पा रहे हैं महिलाओं को, क्या शौच की सुविधा एक आम जनता जो देश की राजधानी दिल्ली से यहाँ तक पहुंच रही है, क्या उसके लिए है? तो दावे तो बहुत किए जाते हैं सरकार की तरफ से, लेकिन जब मेरा ट्रैवल ही ऐसा रहा, और मैं उम्मीद करती हूँ जितने लोग और भी आए होंगे उनके ट्रैवल में ये समस्याएं हुई हैं, तो आपकी सरकार क्या, क्योंकि लंबा समय रहा है आपकी सरकार का, इन बेसिक प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है सर? देखिए, हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने सबसे बड़ा जो किया है वो एजुकेशन पे बहुत बड़ा बल दिया है। एजुकेशन के तहत मैं कहूँगा आज जो हमारे बच्चे थे, किस प्रकार से पहले प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे, आज हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे आ रहे हैं। उन स्कूलों का एजुकेशन बढ़ाने का असर किया। संस्कृति मॉडल स्कूल हमने खोलने की व्यवस्था करी। इसी तरह मैं कहूँगा महिलाएं जितनी हरियाणा प्रदेश के अंदर सुरक्षित है, मैं शायद कहूँगा ऐसा आप कह रहे कि महिला थाने हर 20 किलोमीटर पे हमने महिला थाने बनाने की व्यवस्था करी। और आज मैं कहूँगा जितना हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने जितने NGO, हमने जो गांव के अंदर ऐसी हमारी बेटियां थी जो काम नहीं कर सकती थी, NGO बनाकर हमने उनके काम शुरू किए हैं। ऐसे बहुत से हमारे NGO चल रहे हैं और ऐसे मैं कहूँगा जो काम कर रही हैं हमारी बेटियां, बहुत से जो रूटीन में जो हमारे लोगों को परचेज करने पड़ते हैं, ऐसे उनकी इनकम और सोर्स बढ़ाने का काम हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और मंदिरों को भी लेकर मेरा एक सवाल है, बस एक सवाल है भाई, क्योंकि हरियाणा में धर्म के भी बहुत बड़े विद्वान रहते हैं और ये अतिशोक्ति नहीं होगा कहना कि यहाँ पर मंदिर हैं, भारी तादाद में यहाँ पर मंदिर है, भारी तादाद में श्रद्धालु हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट हमने अयोध्या का देखा, जो डेवलपमेंट हमने काशी का देखा, जो डेवलपमेंट हमने उज्जैन महाकाल का देखा, वो डेवलपमेंट हम हरियाणा में क्यों नहीं देख पाए? बहुत अच्छी बात की आपने। जिस स्थल से मैं आता हूँ, हमारे यहाँ गीता जयंती का उत्सव मनाया जाता था। 5000 लोग आते थे, अधिकारियों पे मनाया जाता था। आज गीता जयंती का उत्सव हमने इंटरनेशनल स्तर पे मनाया। 35 लाख लोग गीता जयंती के अवसर पर आते हैं। आप जाके इस बात को देख सकते हैं। वही स्थल, ये हमने बहुत बड़ा कार्य हमने किया। आज आपने देखिए हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 48 कोस के जो लिप्त हो गए थे हमारे मंदिर, उनको दोबारा से बनाने का, उनको दोबारा से उनका मैं कहूँगा पुरानी खोज करके उनके सभी का डेवलपमेंट करने का कार्य शुरू किया। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्व में मनोहर लाल जी एक 48 कोस के मंदिर पे गए हैं। खुद मैं बताऊं, आज ये भी बताऊंगा 18,000 बच्चों को गीता का श्लोक किस प्रकार से एक समय पर किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है। तो मैं ये कहूंगा आपके कि हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा स्थल जो है वो क्षेत्र है जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है, ज्योतिसर के अंदर। वहां के क्या हालात थे, जहां पर टूरिस्ट भी 2000 भी नहीं आता था, आज 30,000 टूरिस्ट डेली आता है। ये देन है तो भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने। तो हमने डेवलप किया है इन स्थलों को। मंत्री जी, अब चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं, कुछ दिन में चुनाव आने वाले हैं सेट पर, और अभी लोकसभा चुनाव के नतीजे आधे का मामला रह गया आप लोगों का। दूसरी तरफ आपसे मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी ताल ठोक रही है और कांग्रेस कह रही है हमारी सरकार आ रही है। जेजेपी आपसे अलग हो चुकी है, इनेलो आपके खिलाफ, इंडियन नेशनल लोकदल आपके खिलाफ ताल ठोक रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हरियाणा के बेटे को दिल्ली में जेल में डाल दिया बीजेपी वालों ने। तो उधर 4 हैं, इधर आप 1 हैं। देखिए, अभी यहाँ पर इसी पार्लियामेंट में, जिस पार्लियामेंट में हम बैठे हैं, लोकसभा कुरुक्षेत्र लोकसभा पे, अभी इसी पार्लियामेंट से आम पार्टी ने यहां से इलेक्शन लड़ा था, कांग्रेस ने मिलकर लड़ा था। और आम पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा था। कांग्रेस तो पहले ही मैदान छोड़ के बैठ गई थी कि हम टिकट नहीं लेंगे, क्योंकि यहां से आम पार्टी को दे दिया और यहां से नवीन जिंदल जी जीते। आम पार्टी अब अलग से लड़ेगी, आपके सामने देखना आप। जेजेपी अलग से लड़ेगी, ILD और बसपा का समझौता हुआ लड़ेंगे। तो हमने डायरेक्ट में इतना बड़ा मुकाबला करके दिखा दिया है। ये अलग अलग लड़ेंगे तो वो देखना कितनी सीटें आएंगी आपके सामने भारतीय जनता पार्टी की। किरण भी आपसे एक सवाल लेना चाहती है। किरण, सर मैं यहाँ
सर, जिस तरह से अभी आपने कहा कि हमने ओबीसी का सीएम बना दिया है, इससे तमाम राजनीतिक पार्टियां जो दूसरी हैं, जो अपोजिशन है, वो डर में है कि अब कैसे हम चुनाव जीतेंगे। बीजेपी हमेशा से दम भरती है कि हम काम के आधार पर, तो क्या काम की कमी हो गई है जो जातीय समीकरण आप लेकर के आ रहे हैं? ओबीसी पे इतना आपका जोर है। देखिए, हरियाणा प्रदेश के अंदर आप आज से 10 साल के पहले आंकड़े उठा लीजिए। 10 साल का हम भी हिसाब देने वाले हैं। आदरणीय अमित शाह जी महेंद्रगढ़ में अभी आए थे। उन्होंने कहा कि मैं बनिया का बेटा हूं, मैं हिसाब साथ लेके आया हूं। हुड्डा जी जिस मंच पे कहेंगे मैं हिसाब देने को तैयार हूं। वो 10 साल का हिसाब दे दे, हम 10 साल का देंगे। हमने किस प्रकार की डेवलपमेंट करी प्रदेश के अंदर, ये आपको नजर आएगा। और साथ साथ में अभी मैं कहूंगा, एक किसान का बेटा, एक गरीब के बेटे को, ओबीसी को अगर प्रदेश ने मुख्यमंत्री बनाया है तो बहुत सोच समझ के बनाया है कि जनता की आवाज थी कि उनको बनाने के लिए इस संगठन ने उनकी आवाज को सुनकर उनको बनाया। जी अच्छा, मंत्री जी, मेरा एक सवाल है, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं तो मैं ये समझना चाहती हूँ। देखिए, सवाल तो सभी आपसे तीखे पूछ रहे हैं, आप बड़ी शालीनता से जवाब दे रहे हैं। आप किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएंगे? और हरियाणा के किसान, क्योंकि किसान आंदोलन हमने खास तौर पर देखा था, जाट आंदोलन इस राज्य से देखने को मिला है, किसानों के लिए आपकी सरकार कितनी प्रतिबद्ध है? आने वाले समय में क्या वो बदलाव, क्योंकि बजट को लेकर भी किसानों में थोड़ी नाराजगी है। बहुत जो बहुत बजट पेश अच्छी किया आपने गया। बात कही। मैं एक बात कहता हूं आपके बीच में। अभी मैं गांव के अंदर, कल 11 गांव के अंदर गया था, 11 विलेज में गया था। मैंने जनता से पूछा, पहले बीपीएल कार्ड बनता था, भूसा बनता था, जो नेता होता था या नेता के इर्द गिर्द रहते थे, 5 या 10 कार्ड एक गांव के अंदर बीपीएल बनते थे। आज 50 से 70% गांव के अंदर बीपीएल कार्ड बने हैं। एक एक गांव के अंदर 1,000 बीपीएल कार्ड बना है। ये पहली बार बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने 1,80,000 से जिनकी इनकम कम थी उनका बीपीएल कार्ड बना है। उनका आयुष्मान कार्ड हमने बनाने की व्यवस्था करी है मेडिकल की दृष्टि से। पहले क्या होता था, उसी का बनता था। आप जनता बैठी है, आप जाके देखिए 5-10 बनते थे, आज देखिए किस प्रकार से बनते। हम इन्हीं मुद्दों पर लड़ेंगे। पेंशन हमने ऑनलाइन करी, डेवलपमेंट के अंदर एक एक गांव के अंदर। कभी आप देखेंगे किसी की एक चौपाल बनानी होती थी तो वो अगर 5 लाख रुपए मांगता था, उसको 2 लाख मिलते थे। हमने एक एक गांव के अंदर कम्युनिटी सेंटर बनाने की व्यवस्था करी, हर बिरादरी की चौपाल बनाने की व्यवस्था करी, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देने की व्यवस्था करी। आज गांव को देखिए किस प्रकार से हमारे गांव स्वर्ग बने हुए हैं। आप देखिए एक एक गांव के अंदर हमने 5 करोड़ से लेके 40-40 करोड़ रुपए के गांव के अंदर दिया। ये डेवलपमेंट की बात है। सर, एक जनता का सज्जन सवाल है। सवाल पूछना चाह रहे हैं। आपका नाम बताइएगा और सवाल पूछेगा मेरा प्लीज। नाम संदीप है सर, मैं करनाल से हूँ। आप हर मुद्दे पर दावा ठोक रहे हो, हमने विकास कार्य किए हैं सर सरकार ने। और हमारी सीता रमन जो प्रदेश की वित्त मंत्री है देश की, वो कहती है अगर हम ओपीएस लागू करेंगे तो बहुत बोझ पड़ जाएगा आम आदमी पे। क्या एक इंसान 60 साल नौकरी करने के बाद सरकार के ऊपर बोझ बन जाएगा? आप इस मुद्दे पे क्यों नहीं बोलते सर? ओपीएस लागू करने में दिक्कत क्या है? कल को अगर हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारे बच्चे भी कहेंगे भाई बोझ बन गए तू। सारी उम्र हम सरकार के लिए सेवा करते हैं, इनके लिए ठीक है चाहे एजुकेशन हो। सर, जवाब ले लीजिए। मैं पहले तो आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने ये मुद्दा उठाया। ओपीएस किस राज्य में हटी है आप बताइए मेरे को? किस राज्य में ओपीएस मना किया था देने से? एजुकेशन में हर डिपार्टमेंट में नहीं, जो कौन से ईयर से बंद हुआ था ओपीएस? ओल्ड पेंशन ये अटल बिहारी वाजपेयी ने ही लागू किया था सर। 4 में ऑप्शन अटल बिहारी जी लेके आए थे, लागू कांग्रेस ने किया था। ओपीएस तो गलती अगर कोई करे तो सर उसको सुधारने बंद वाला भी कांग्रेस ने किया था। तो वही गलती बीजेपी करेगी। नहीं, गलती नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा जवाब ले ये लेते निर्णय हैं। हमारा सेंट्रल लेगा। सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन क्या है इसका? देखिए, ओपीएस के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बहुत सी स्टेटों में सरकार है। इसका निर्णय है ओपीएस का ये करे कि लेने के लिए, उसके लिए सेंटर के लिए अंदर इसमें विचार चल रहा है। जो सेंटर इसमें निर्णय लेगा वो स्टेटें इसमें मान्य होगी। विपक्ष एक और बहुत अहम मुद्दा उठा रहा है। आज जब यहाँ पर दुष्यंत चौटाला जी बैठे हुए तो अपराध की बात कर रहे थे। कह रहे थे कि बहुत तेजी से अपराध का ग्राफ बढ़ा है, खासकर पिछले 6-8 महीनों में। वो कह रहे थे कि जो करंट सीएम है उनका लॉ एंड ऑर्डर पर से कंट्रोल बड़ा वो हो गया, लूज हो गया है, जिसकी वजह से अचानक से अपराध इस तरह से बढ़ गए हैं। एनसीआरबी का डेटा भी इशारा करता है कि जो राज्य की नंबरिंग है क्राइम के मामले में वो टॉप 5 में आती है। तो ये इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं और विपक्ष के इस आरोप पर आप क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष का काम है, प्रजातंत्र है, किसी का किसी पे बुलाए। आपके सामने ही है किस प्रकार से अभी विरोध पे हमने अभी
क्रिमिनल पे कंट्रोल किया है। अभी किस प्रकार से आपके सामने हरियाणा प्रदेश के अंदर 3 अभी जो जिस प्रकार से फुर्ती मांग रहे थे उनको किस प्रकार से इनकाउंटर किया है। मैंने अभी पहले भी कहा है कि हरियाणा से हमारे चौधरी नैब सिंह सैनी ने स्पष्ट कहा है किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर हम खराब नहीं होने देंगे, चाहे हमें कितना बड़ा एक्शन लेना पड़े उतना बड़ा हम एक्शन लेंगे। ये तो विपक्ष की ये सोच है, वो किस प्रकार से हमें सरकार को देखता है। अभी आपके सामने हमने एक्शन लिया है। अच्छा मंत्री जी, हाल ही में बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से, और बिहार और आंध्र को स्पेशल स्टेट की मांग उनकी तरफ से की गई थी। स्पेशल स्टेट तो नहीं, लेकिन स्पेशल अलाउंस जरूर मिला है। आपको नहीं लगा कि आपके हरियाणा में भी कुछ कृपा होनी चाहिए थी? देखिए, ये बजट पूरे देश के लिए दिया गया है और मैं तो प्रधानमंत्री कैसा नरेंद्र लगा मोदी जी बजट? का और आदरणीय सीतारमण जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इनकम टैक्स की स्लैब को बहुत इजी कर दिया। 3 लाख तक फ्री कर दिया, उसके बाद 7 लाख तक 10% बहुत इजी स्लैब कर दी इनकम टैक्स पे। और सबसे बड़ा हेल्थ को देख के किया उन्होंने, कैंसर में जो कस्टम ड्यूटी लगती थी उसको खत्म किया। एक आदमी बहुत ज्यादा उलझाता था और ये बहुत बड़ी बात कही। थर्डली मैं कहूँगा पूरे प्रदेश के अंदर किस प्रकार से ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने स्पेशल 1 करोड़ का बजट रखा। बहुत सी चीजें प्रदेश को दी है, मैं इसके लिए सीतारमण जी का धन्यवाद करता हूँ। ये उसके साथ ही इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे हरियाणा प्रदेश में तैयार हुआ है ये सेंटर ने ही किया है, और बहुत सी स्कीमें हमारी की है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास की है, वो अभी पास होकर आने वाली है, उसके लिए भी हमें उसका फंड मिलेगा। जी, एक सवाल हमारे एडिटर इन चीफ राहुल जी पूछना चाहते हैं। कंचन अभी आपसे क्राइम पे बात कर रही थी तो मेरे दिमाग में ये सवाल आया, अगर हम 2 मॉडल शहरों की बात करें, एक नोएडा जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, गुड़गांव जो हरियाणा में पड़ता है, गुड़गांव का क्राइम रेट नोएडा से ज्यादा है, तो ऐसे में ये हम कैसे मान लें कि हरियाणा में आपकी सरकार क्राइम को जो है वो कंट्रोल करने में सक्षम रही? देखिए, जिस प्रकार से मैं इस बात के लिए आदरणीय चीफ मिनिस्टर योगी जी का धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने यूपी के अंदर भी बहुत बढ़िया क्राइम पे कंट्रोल किया। वो समय है कि जब हमारी बेटियां घर से बाहर निकलती थी, आज 11 बजे तक वही यूपी कांग्रेस सरकार रहती थी, सपा की सरकार रही, नहीं निकलती थी, आज 11 बजे भी घर से बाहर निकलती है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं किस प्रकार से क्रिमिनल पे उन्होंने कंट्रोल किया योगी जी का। उसी प्रकार से हमारे नैब सिंह सैनी जी ने भी अब कंट्रोल बहुत जबरदस्त कर दिया है। मैंने अभी देखा होगा अभी थोड़े दिनों में किस प्रकार से उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया, और खुद उन्होंने स्टेटमेंट दी किसी प्रकार का क्राइम के तहत हम कहीं भी नमक रुशो नहीं कम होने देंगे, हम क्राइम पे कंट्रोल करेंगे, इस बात का भी लिख किया है। मंत्री जी, किन मुद्दों को लेकर इस बार आप चुनाव में आपकी पार्टी जा रही है? आपका मैनिफेस्टो किस तरह का, जिसको आप लोग संकल्प पत्र कहते हैं, जिसको आप संकल्प पत्र कहते हैं, इस बार के चुनाव में आपका फोकस क्या रहने वाला है? क्योंकि आपके लिए 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी रहेगी आपके साथ, वो एंटी इनकम्बेंसी सेंटर में भी इफेक्ट कर चुकी है, इस बार के रिजल्ट में बीजेपी मेजोरिटी में नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा हूं 10 साल के इस एंटी इनकम्बेंसी से फाइट करने के लिए आप लोगों की तैयारी क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के पास अपना संगठन है। आज कांग्रेस के पास कोई संगठन नहीं है। मैं आपको बताऊं, हमारा पन्ना प्रमुख है, हमारा त्रिदेव है, हमारा आज पूरे प्रदेश का संगठन है, जिला अध्यक्ष है। कांग्रेस के पास तो अपना कोई संगठन नहीं है। एक हमारे संगठन के दम पे हम इलेक्शन लड़ेंगे, सेकंड हमने जो डेवलपमेंट करी उनके दम पे इलेक्शन लड़ेंगे, थर्डली जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें मार्गदर्शन दिया कि अंतिम इंसान तक जो गरीब आदमी है उसका किस प्रकार से भला हो सकता है, वो स्कीमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी लेके आए, आदरणीय नैब सिंह सैनी जी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और उन मुद्दों पर मिलाकर हमने किस प्रकार के बेनिफिट दिए उन पर हम इलेक्शन देंगे, जनता में जाएंगे। हर मैं कहूंगा समाज को लेकर हम चले हैं और हर समाज के लिए हमने कार्य किया। मुझे लगता है ऑडियंस से कोई सवाल लेना चाहते हैं, आपको सवाल पूछना है? जी, यहाँ से एक सेकंड किरण। मैं शिव नारायण गोयल, हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कैथल चैप्टर का चेयरमैन। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे, आपने ये प्रोग्राम रखा, और इंडिया मंच के हमारे साहिल मंगला जी हैं, उनके बुलावे पे आए, बहुत अच्छा उन्होंने प्रोग्राम किया हुआ है। मेरा सर आपसे कहना है कि आप लोकल बॉडी के मंत्री भी हैं, मेरा तो मतलब लगा लो अथोराइज में है, मेरे पड़ोसी का अनऑथराइज में है, सेम खसरा नंबर, किला नंबर सेम बिल्कुल वो बना हुआ है, एक खाली प्लॉट है। तो कमेटी में नगर परिषद में जाते हैं, वहां पे कोई सुनवाई नहीं होती जी, वो कहते हैं कंप्यूटर में गलत दर्ज है, इसको ठीक करवाएंगे, लेकिन सालों हो गए हैं वो ठीक नहीं हो रहा। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, बहुत अच्छी बात है आपने आज यहाँ पर एक कार्यक्रम बुलाया।
आप कल जाएंगे पूरे प्रदेश के अंदर, मैं मंच से कह रहा हूं, जाके आप एनडीसी लेंगे, कहीं भी आपको अनअप्रूव लिखा नहीं मिलेगा, आपका अप्रूव है, जाओ आप देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं, कैथल तो है, लेकिन क्या है कि आपकी रजिस्ट्रियां थोड़ी सी रजिस्ट्रियों में दिक्कत ये आ रही है कि अभी वो जो कंप्यूटर पैटर्न है स्ट्राइक पे है, लेकिन हमने इस व्यवस्था को इसको बहुत सरलीकरण कर दिया है। और आप मुझे बताएंगे, मैं आज आपकी बात आप धन्यवाद करना कि मैंने ये काम कर दिया कि नहीं कर दिया, आप देखना जाके। एक सवाल एक युवा साथी पूछना चाह रहे हैं, आपका नाम बताइए और आपका सवाल बताइएगा। सर मेरा नाम अंकित है और मैं कैथल से ही हूँ। मंत्री महोदय, जैसा कि आपने बताया कि आपने सरकार ने निष्पक्ष नौकरियां दी है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन सर जो आपकी सरकार ने हरियाणा में सीईटी लागू किया था, सीईटी 2022 लागू किया था सर, उस समय आदरणीय मनोहर लाल जी ने कहा था कि ये साल में 2 बार हुआ करेगा सीईटी, जो कि आज तक सिर्फ 1 बार हुआ है। और सर 2019 के बाद से तो कोई वैकेंसी ही नहीं आई है सीईटी के अलावा। क्या दोबारा सीईटी होगा? ठीक है, जवाब लेते हैं मंत्री एक जी। सेकंड सर। एग्जाम को लेकर सवाल पूछ रहे थे आप। और सर जो 20 ग्रुप का मामला कोर्ट के अंदर है, अब कोर्ट ने सरकार को जवाब देने को कहा है, उसके बारे में आपका आगे क्या विचार है? देखिए, जो आप अपना ये बता रहे हैं, ये सरकार का कोर्ट केस है, उसके अंदर सरकार अब इसमें अप्लाई फाइल करेगी, जो भी निर्णय होगा सरकार आपकी फेवर ही कर रही है, उसके अंदर आपका डिसीजन आ जाएगा जल्दी। अच्छा मंत्री जी, मेरा भी एक सवाल है, क्योंकि हरियाणा जो है वो फूड प्रोडक्शन स्टेट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर बजट में भी जिक्र किया गया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग का जिक्र करते रहते हैं, किसानों को प्रोत्साहित भी किया जाता है। अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए जो सामान बनाए जाते हैं, जब तक वो एंड कंज्यूमर तक यानी कि हमारे तक पहुंचते हैं, क्यों उसके प्राइस इतने बढ़ जाते हैं? क्या देश का मिडिल क्लास ऑर्गेनिक फार्मिंग से बनी हुई चीजें नहीं कंज्यूम कर सकता है? देखिए, बहुत ही अच्छा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करना बहुत ही अच्छी है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी विजन है, बहुत बड़ा सपना है। इसके लिए हमने बहुत ही अच्छे प्रशिक्षण शिविर भी लगाए हुए हैं, गौशाला के अंदर हमने किया है। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत मैं इतना बताऊंगा, उसके अंदर हम पेस्टिसाइड यूज नहीं करते। पेस्टिसाइड की वजह से हमें जो ये कैंसर बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए आप देखिए किस प्रकार से एक यहाँ से बठिंडा से एक ट्रेन चल रही है, कैंसर एक्सप्रेस। वो इसी कारण चल रही है कि हमारा जो पेस्टिसाइड है वो पानी में चला चुका है और उसकी वजह से कैंसर बढ़ता है। इसके लिए भारत सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा किसान की इनकम को बढ़ाने के लिए और साथ में हमारी किस प्रकार से हेल्थ ठीक रहे, उसके लिए हमने ऑर्गेनिक को जोड़ दिया। क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट्स एंड कंज्यूमर को, जो कंज्यूमर खरीदता है, उसको सस्ते दाम में नहीं मिल सकता है? क्या सिर्फ देश का अमीर तबका ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स खा सकता है? क्या हम नहीं खा सकते? ऐसा नहीं है। जनता, मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक हर आदमी खरीद सकता है। और ऑर्गेनिक जो मैं कहूँगा, ये डायरेक्ट जो है हमारे जो पैदावार करते हैं, हमारे किसान करते हैं, आप उनसे परचेज कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे काउंटर भी लगाए हुए हैं मेरे लाडवा के अंदर, बहुत छोटे छोटे उन्होंने काउंटर लगाए हैं। खास तौर पे गुरुकुल में आदरणीय आचार्य जी ने बहुत अच्छा काउंटर खोला हुआ है यहाँ पर पुल के बाद। तो पूरे कैथल में भी बहुत काउंटर हो गए जी, चूंकि आप परचेज कर सकते हैं जी, चूंकि टाइम का बहुत क्रंच है, एक आखिरी सवाल लेना चाह रहे हैं। आखिरी सवाल। बहुत सारे होमगार्ड भाई यहाँ बैठे हुए, उनकी तरफ से सवाल है। उनका कहना है कि आने वाले समय में सरकार जो है होमगार्डों की भर्ती करने जा रही है। वो लोग चूंकि वर्दी में थे, वो पूछते तो कार्रवाई उनके खिलाफ हो जाती। उनका कहना है, साहब हमारा सवाल आप पूछ लो। वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में आपकी हरियाणा सरकार नए होमगार्ड्स की भर्ती करने जा रही है। वो कह रहे हैं कि कई हजार ऐसे होमगार्ड्स हैं जिनको, जो पुराने हैं, जो ड्यूटी कर रहे थे, उनको ड्यूटी नहीं मिलती है। तो जो हम लोग पुराने लोग हैं, हमको रेगुलराइज कर दें तो ये बड़ी कृपा होगी, नए लोग को ले आएंगे, हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इस पे आपका क्या जवाब है साहब? देखिए, आपने मेरे संज्ञान में लाया इस बात को होमगार्ड के। मैं इस बात को मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखूंगा। जो इनके लोगों की डिमांड है, उनके समय अभी अपनी कैबिनेट की मीटिंग में होने वाली है, मैं उसके समक्ष रखूंगा। सर मेरा आपसे एक सवाल है, बीइंग अ फीमेल, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके सरकार में 65% व्यक्ति हुई है कि रेप केसेस बहुत बड़े हैं हरियाणा में। अब आप ऐसा क्या करेंगे कि ये केसेस कम हो? महिलाओं के खिलाफ अपराध में क्या इजाफा हुआ है, उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने क्या किया है? देखिए, इसमें मैंने आपको कहा, स्पेशल हमने मेला थाने बनाए हर 20 अपने कुछ हर डिस्ट्रिक्ट में, और मैं मिला था कि तो कोई भी जाकर, पहली बार है प्रदेश के अंदर ये रेप के जो आप कह रहे बड़े हैं,
पहले क्या होता था, पहले तो उनकी एफआईआर ही दर्ज नहीं होती थी। आज से 10 वर्ष पहले देखिए, आज कोई भी सिंपल एप्लीकेशन देगा, इमीडिएट उसके ऊपर एक्शन होगा। अगर वो एफआईआर दर्ज नहीं करता किसी रेप की, तो वो अलग बात है, उसमें सच्चाई कितनी क्या है, लेकिन उस पर एक्शन हो जाता है। कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट का कोई भी उसमें एसआई है, इंस्पेक्टर है, इसलिए ये रेट बढ़े हैं। मैं दावे से कह सकता हूं, हरियाणा के अंदर जो इतनी बेटियों को हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने सेव रखा। पहले क्या था, बेटियों की रेशो हरियाणा प्रदेश में सबसे कम थी, और सबसे ज्यादा बेटियों की आज रेशो बढ़ाने में अगर योगदान है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का योगदान है। मेरा एक गांव है किरमच गांव, वहां पर आज बेटियों की रेशा 1000 के प्रति 1100 बेटियों की रेशो, ऐसी रेशो है वहां पे। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी आपका। हम सभी ने बहुत तीखे सवाल पूछे, आपने बेहद शालीनता से जवाब दिया। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी इंडिया डेली बहुत बहुत टीम की धन्यवाद, तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद मैं मंत्री जी। एक बार फिर इंडिया मंच के सभी और हमारे अपने साहिल जी का, उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आने वाले चुनाव के लिए मंत्री जी आपको और आपकी पार्टी को दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ यहाँ पर रुकते छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।